हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको डायरेक्ट टैक्स लॉ का फर्स्ट चैप्टर जो है एग्रीगेशन ऑफ इनकम जो है वो करवाने जा रही हूँ। ये बहुत इजी चैप्टर है। इसका जो है इसमें जो एग्रीगेशन इनकम है वो मैं सबसे पहले आपको करवाऊँगी। होप यू लाइक दिस वीडियो। चलो गाइस, हम ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास टॉपिक है क्लबिंग ऑफ इनकम। गाइस, इसका कुछ हम थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं सबसे पहले कि इसमें हो क्या रहा है। देखो गाइस, थोड़ी सी चीज़ समझने वाली है। एग्रीगेशन ऑफ इनकम एग्रीगेशन का मतलब क्या होता है गाइस? मतलब टोटल। ठीक है, एग्रीगेट करना मतलब कि हम कहते हैं एग्रीगेट कर दो आप हर चीज़ को। ठीक है, मतलब टोटल कर दो उस चीज़ का, या क्लबिंग कर दो, वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, अब हम एक चीज़ सिचुएशन समझते हैं गाइस। नॉर्मली क्या होता है कि एक पर्सन जो है, जैसे पर्सन है, एक पर्सन है ए, ठीक है, वो कौन सी इनकम पे टैक्स देगा? एक पर्सन जो है वो कौन सी इनकम पे टैक्स देगा? जो उसकी खुद की इनकम होगी, विच इज़ बिलोंगिंग टू हिम। ठीक है, अ पर्सन इज लाइबल टू पे टैक्स ऑन विच इनकम विच इज़ बिलोंगिंग टू हिमसेल्फ। मतलब जो उसकी खुद की इनकम होगी, उसकी अपनी इनकम होगी, जो उसकी अपनी इनकम होगी, उस पर वो क्या करेगा? टैक्स पे करेगा, एज वी नो वेरी वेल। ठीक है, बट इन सर्टेन केसेस, चाहे वो उसकी खुद की इनकम ना हो, फिर भी हम क्या करेंगे? उसके इनकम में इंक्लूड कर देंगे, मतलब एग्रीगेट कर देंगे, उसको क्लब कर देंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं मिस्टर ए है, ठीक है, एंड यहाँ पे है मिसिस ए। ठीक है, इसकी इनकम जो है ईयरली पर एनम इनकम जो है उसकी 5 लाख रुपीज़ की इनकम आ रही है। ठीक है, उसने क्या किया? इस 5 लाख रुपए में से, एज वी नो वेरी वेल कि जो टैक्स रेट है वो एग्जम्पशन है कहाँ तक की? 2.5 लाख तक की। ठीक है, उसने क्या किया? ये इनकम का आधा हिस्सा, मतलब कि मान लेते कि 2 लाख उसको ट्रांसफ़र कर दिए, उसको 2 लाख ट्रांसफ़र कर दिए। अब उसके पास कितनी इनकम बची गाइस? 3 लाख। ठीक है, और उसको कितने पे टैक्स देना पड़ेगा? ओनली 50,000 पे टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, अब बताओ कि वो इनकम उसकी खुद की थी, बट हाँ उसने क्या किया? ये इनकम उसको ट्रांसफ़र कर दी। अब क्या होगा? इसको तो टैक्स लगेगा नहीं 2 लाख पे, तो उसको सिर्फ किस पे टैक्स देना पड़ेगा? 3 लाख पे टैक्स देना पड़ेगा। उसमें से 2.5 लाख की तो उसको एग्जम्पशन मिल गई, बचे 50,000 रुपये पे उस पर वो टैक्स दे देगा। बट जो टैक्स है वो हमें ये कहता है कि यहाँ पे ये 2 लाख की इनकम इसकी नहीं है, ये इनकम उसकी है। इसके लिए उसकी इनकम जो है इसके अंदर एग्रीगेट कर दो, 3 लाख के अंदर ऐड करो वो इनकम गाइस, बिकॉज इनकम बिलोंगिंग टू हिम, नॉट टू हिम। ठीक है, तो इसमें ही इंक्लूड करके उसको 5 लाख रुपए पे ही टैक्स देना पड़ेगा। आई चीज़ समझ में? मैंने जो एग्जाम्पल समझाई है मेरे हिसाब से आपको समझ आ जानी चाहिए कि इसका बेसिक जो है, बिकॉज बेसिक समझना ज़्यादा ज़रूरी होता है हर एक चीज़ का, कि हम एग्रीगेट कर क्यों रहे हैं। बिकॉज जो इनकम है 2 लाख की, वो उसकी नहीं है, वो इसी की इनकम है, वो ही टैक्स पे करेगा। उसको तो वैसे भी टैक्स देना नहीं पड़ेगा, बिकॉज 2.5 लाख की तो वैसे एग्जम्पशन है। आई चीज़ समझ में? अब हम क्या करेंगे? केसेस रीड आउट करेंगे। ये जो है इनकम ऑफ अदर पर्सन टू बी इंक्लूडिंग इन एसएससीज टोटल इनकम, सेक्शन 60 से लेके 65 तक। मैं हर एक पॉइंट की एग्जाम्पल दूंगी आपको, और आपको एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा, मेरा ये मानना है। बाकी आप थ्योरी है अपने आप लिख सकते हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये काफ़ी। ठीक है, मैं आपको हर एक पॉइंट है जो समझाऊंगी विद एग्जाम्पल। चलो लेट्स स्टार्ट। देखो गाइस, फर्स्ट पॉइंट जो है हमारे पास वो ये है। फर्स्ट पॉइंट करते हैं सबसे पहले हम। फर्स्ट पॉइंट अपने पास ये है, सेक्शन 60 है अपने पास। चलो सुनो, सेक्शन 60, ठीक है, वो हम करने जा रहे हैं अभी। इसमें क्या है वो देखो आप। सॉरी, ये स्केच नहीं चल रहा मेरा, नो प्रॉब्लम। चलो अब देखो, फर्स्ट पॉइंट है इसके अंदर, ट्रांसफ़र ऑफ इनकम वेयर देयर इज़ नो ट्रांसफ़र ऑफ एसेट। ठीक है, क्या बोल रहा है?
ट्रांसफर ऑफ इनकम, देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ एसेट। ये सेक्शन 60 है पहले, ठीक है। अब इसको ध्यान से समझना। हम इनकम ट्रांसफ़र कर रहे हैं लेकिन एसेट ट्रांसफ़र नहीं कर रहे। एग्जाम्पल, डायरेक्टली एग्जाम्पल समझो आप, आपको एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। मान लेते हैं मिस्टर ए है, ठीक है, उसकी अपनी हाउस प्रॉपर्टी है, ऑन हाउस प्रॉपर्टी। उस हाउस प्रॉपर्टी से उसको रेंटल इनकम आ रही है, रेंटल इनकम आ रही है, ठीक है, 60,000 रुपीज़ की पर एनम, ठीक है। इनकम किसकी? इसकी है, बिकॉज उसकी प्रॉपर्टी उसके नाम पे है। अब मान लेते हैं मिस्टर ए ने मिसेस ए को बोला, मिसेस ए को बोला कि उसको डायरेक्ट किया या क्या किया कि जो उसका टेनेंट है उसको बोला कि ये 60,000 रुपये जो है वो मेरी पत्नी को दे देना, मेरी वाइफ को दे देना, ठीक है गाइस। अब क्या होगा कि ये पर्सन जो है वो 60,000 रुपये इसको देगा, ठीक है। अब बताओ, उसके पास तो इनकम आई नहीं, इनकम किसके पास आई? इसके पास आई। बट ऑन द अदर हैंड वी नो वेरी वेल कि एसेट तो ट्रांसफ़र हुई ही नहीं है, जिसकी एसेट है वो ही टैक्स पे करेगा। तो गाइज ये 60,000 रुपीज़ उसकी इनकम नहीं मानी जाएगी, और 60,000 उसी की ही इनकम मानी जाएगी, अल्टीमेटली उसकी इनकम में ऐड कर दिए जाएंगे। ये फर्स्ट पॉइंट कहता है हमारा। हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं ओनली इनकम, इनकम ट्रांसफ़र हो रही है, हमें पता चल गया, बट यहाँ पे जो है एसेट ट्रांसफ़र नहीं हो रही, एसेट तो उसी के नाम पे है, इसलिए चाहे वो 60,000 रुपये उसी को क्यों ना मिलते हों, ठीक है, इसी को क्यों ना मिल रहे हैं 60,000 रुपये, ठीक है, चाहे वो उसको कह दे कि तू जाके 60,000 रुपये उससे कलेक्ट कर ले, जो मर्जी हो, वो 60,000 रुपीज़ उसी की इनकम मानी जाएगी मिस्टर ए की, इसलिए वो हम इसके अंदर ऐड बैक कर देंगे। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था, ठीक है। अब हम सेकंड पॉइंट करते हैं। सेकंड पॉइंट में क्या कहता है? रिवोकेबल ट्रांसफ़र ऑफ एसेट, रिवोकेबल ट्रांसफ़र ऑफ एसेट। अब लोग जो है वो और होशियार होते गए, ठीक है, लोगों को मैनिपुलेशन करने की आदत है, ठीक है। लोग कहते हैं कि फर्स्ट पॉइंट में हमने जो है वो एसेट ट्रांसफ़र नहीं करती, अब हम करते हैं रिवोकेबल ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब रिवोकेबल ट्रांसफ़र क्या होती है गाइस? रिवोकेबल ट्रांसफ़र वो ट्रांसफ़र, रिवोकेबल का मतलब ये होता है गाइस जिसके अंदर दो चीज़ें इंक्लूड होती है कि वो क्या करेगा, रीट्रांसफ़र कर सकता है एसेट को, रीट्रांसफ़र कर सकता है एसेट को, या हम कह सकते हैं कि वो अपने राइट्स जो हैं वो वापस रीअज्यूम कर सकता है, ठीक है। उसने ऐसे ट्रांसफ़र की है किसी भी प्रॉपर्टी को किसी के नाम पे कि वो रीट्रांसफ़र उसको वापस हो सकती है, या जो भी उसके राइट्स थे वो वापस रीट्रांसफ़र हो सकते हैं, या रीअज्यूम कर सकता है वो। तो माना जाए तो इनडायरेक्टली वो ट्रांसफ़र हुई नहीं है, बिकॉज सारे तो राइट उसको रीट्रांसफ़र हो सकते हैं, सारे राइट वो रीज्यूम कर सकता है, तो ट्रांसफ़र इज़ नॉट ट्रांसफर एट ऑल, ठीक है गाइस। तो इस केस के अंदर भी क्या होगा कि इस केस के अंदर भी इनकम जो होगी वो उसी की इनकम में, असेसी के इनकम के अंदर ऐड कर दी जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम मानते हैं कि मिस्टर राजेश ने क्या किया, राजेश ने उसकी हाउस प्रॉपर्टी थी, हमने पहले भी हाउस प्रॉपर्टी का एग्जाम्पल ली थी, ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी थी उसकी हाउस प्रॉपर्टी थी यहाँ पे। उसने हाउस प्रॉपर्टी क्या किया, उस हाउस प्रॉपर्टी को अपने फ्रेंड के नाम पे ट्रांसफ़र कर दी, मिस्टर राजू के नाम पे, ठीक है। इस ट्रांसफ़र उसने कर दी, वी नो वेरी वेल, बट कंडीशन इज़ ये कि वो ट्रांसफ़र है 3 साल के बाद, आफ्टर 3 ईयर्स वो वापस उसी की एसेट ही हो जाएगी, ठीक है। तो अल्टीमेटली एसेट तो उसके पास वापस आ जाएगी 3 साल के बाद, तो वो केस भी हमारे पास ये किया जाता है, वो भी रिवोकेबल ट्रांसफ़र हमारे पास, बिकॉज आफ्टर 3 ईयर्स वो एसेट वापस इसकी हो जाएगी, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि जो भी उसको हाउस प्रॉपर्टी से इनकम आ रही है वो उसी की इनकम में ऐड कर दी जाएगी, असेसी के इनकम के अंदर ऐड बैक हो जाएगी। क्लियर है गाइस? ठीक है। अच्छा, एक केस हम समझते हैं, अगर ये 3 ईयर्स ना होता, यहाँ पे कहता है कि मैं लाइफ टाइम के लिए तो ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, अब उस केस के अंदर आप क्या जवाब दोगे मुझे?
मैं मान लेती हूँ मिस्टर राजेश ने जो है मिस्टर राजू को जो है वो लाइफ टाइम के लिए ऐसे ट्रांसफ़र कर दी है, ठीक है। इस केस के अंदर ट्रांसफरर ये है, ठीक है, ये ट्रांसफर ही है, ठीक है गाइस। अब इस केस के अंदर वो इनकम किसकी होगी, अगर उसको कोई हाउस प्रॉपर्टी से रेंट आता है तो वो फिर इसी की इनकम में ऐड की जाएगी, बिकॉज लाइफ टाइम एक कंडीशन लगा दी हमने कि लाइफ टाइम के लिए तेरी है, तो लाइफ तो जितनी मर्जी हो सकती है, तो उस केस के अंदर वो इनकम इसी पर्सन की इनकम मानी जाएगी, ठीक है। इस नेक्स्ट पॉइंट हम करते हैं। ये जो सेक्शन था अपने पास वो था 61 सेक्शन, 60 हो गया, 61 हो गया अपने पास, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट पॉइंट मैं करवाने जा रही हूँ वो है थर्ड पॉइंट। कहता है एनी सैलरी, कमीशन, फी और एनी रेमुनरेशन रिसीव्ड बाय स्पाउस फ्रॉम एन कंसर्न इन विच अदर स्पाउस हैज सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। थर्ड पॉइंट ये कहता है कोई भी सैलरी, कोई भी कमीशन, ठीक है, कोई भी फ़ी, कुछ भी जो है इनकम, कोई भी रेमुनेशन, ठीक है, रिसीव कर रहा है कौन, रिसीव्ड बाय स्पाउस। रिसीव कौन कर रही है, स्पाउस रिसीव कर रही है। इन विच अदर स्पाउस, मतलब जो उसका हम कह सकते हैं या तो हस्बैंड वाइफ, अदर स्पाउस हैज़ सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, ठीक है, ये मान लेते हैं हम। अब इसमें 2-3 चीज़ जो है हम समझने वाली है। इसमें 3 चीज़ें लिखी हुई इन्होंने। एक तो है ये चीज़, एक रिसीव कर रहा है, कौन कर रहा है। अब हम इस चीज़ को समझते हैं। देखो गाइस, मान लेते हैं पहली बात तो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है। सबसे पहला ये बात बताती हूँ मैं। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब ये होता है गाइस कि इन केस ऑफ कंपनी या किसी अदर कंसर्न के अंदर भी किसी पर्सन का जो वोटिंग राइट है वो कितना है, अबव एटलीस्ट जो है 20% है या उससे ज़्यादा है, एटलीस्ट 20% एंड मोर देन 20%, उसे हम क्या कहते हैं, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, ठीक है। अब हम समझते हैं इस केस को। देखो एग्जाम्पल लेके चलते हैं। मिस्टर ए है, ठीक है, वो एक कंसर्न में काम कर रहा है, मान लेते हैं वो टाटा कंपनी में काम कर रहा है, ठीक है। अब क्या है कि उसके टाटा कंपनी के अंदर जो है वो 20% उसका वोटिंग राइट है, एटलीस्ट 20% और मोर देन 20% उसका वोटिंग राइट, जिसे हम कहते हैं सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। अब ये जो टाटा कंपनी है वो क्या करती है, ईयरली है इसकी वाइफ को, मिसेस ए को जो है क्या करती है, कोई भी फ़ी दे रही है, कोई सैलरी दे रही है, कोई कमीशन दे रही है, ठीक है। इस केस के अंदर मान लेते हैं उसको जो पर एनम है वो 1 लाख रुपये उसको दे रही है मिसिस ए को। इस केस के अंदर जो 1 लाख रुपये उसको मिल रहे हैं वो उसकी इनकम नहीं मानी जाएगी, वो अल्टीमेटली इनकम किसकी हो जाएगी, मिस्टर ए की इनकम हो जाएगी, ठीक है। ये केस कहता है हमें, ठीक है। ये क्यों है, क्योंकि उसका वोटिंग राइट, वो डायरेक्टर है इनडायरेक्टली उस कंपनी का, ठीक है, वो उसको डायरेक्ट कर रहा है कि मेरी पत्नी के नाम पे 1 लाख रुपए तुम जमा कराओ, ठीक है। तो वो इनकम उसकी नहीं है, वो टैक्सेबल होगी किसको, इसको टैक्सेबल होगी। ये भी क्या है, क्लबिंग ऑफ इनकम का ही पार्ट है। अब जो है एक चीज़ ध्यान रखने वाली है कि अगर दोनों का ही सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होता, अगर ये भी उसके कंसर्न के अंदर काम करती होती तो किसके अंदर ऐड करके करेंगे, जिसकी इनकम हायर है। अगर ये भी जो है उस कंपनी में काम कर रही है तो दोनों कंपनीज में काम कर रहे हैं हस्बैंड वाइफ, तो किसकी इनकम में ऐड बैक की जाएगी, वो इनकम जिसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, तो देखो दोनों का 20% से अबव ही होगा। साथ में क्या होगा, जिसकी इनकम हाई होगी उसके अंदर हम ऐड करेंगे। अब एक केस बताती हूँ। मान लेते हैं कि मिसेस ए जो है वो CA है। अब वो इनकम जो है उसकी नहीं मानी जाएगी, फिर इनकम हम ऐड उसमें नहीं करेंगे, बिकॉज शी वॉज वेल क्वालिफाइड, शी इज़ अ प्रोफेशनल, वो प्रोफेशनल है इसलिए उसको 1 लाख रुपये मिल रहे हैं, ठीक है, नॉट बिकॉज ऑफ हिज सब्सटेंशियल इंटरेस्ट ऑफ हिज हस्बैंड, ठीक है। तो CA है, उसकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के लिए अगर उसको पैसा मिल रहा है तो हम क्या कहेंगे कि वो उसकी खुद की इनकम है। डन।
नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं हम। ये जो सेक्शन था वो अपने पास था 64 फर्स्ट सब सेक्शन 2। नेक्स्ट हम फोर्थ पॉइंट करते हैं गाइज। देखो अब जो लोग हैं, पहला जो हमने पॉइंट किया था उसके अंदर ये था हमारे पास कि हम एसेट ट्रांसफ़र नहीं करते थे लेकिन इनकम ट्रांसफ़र करते थे। अब लोग क्या है कि एसेट ट्रांसफ़र स्टार्ट कर दिया उन्होंने। लोगों ने क्या किया, ट्रांसफ़र ऑफ इनकम फ्रॉम एसेट ट्रांसफ़र टू स्पाउस विदाउट एडुकेट कंसिडरेशन। वो कहता है कि इनकम फ्रॉम एसेट, ठीक है, ट्रांसफ़र टू स्पाउस, स्पाउस को ट्रांसफ़र कर दी उसने। अब कहता है कैसे ट्रांसफ़र किए, विदाउट कंसिडरेशन। अब पहला पॉइंट तो हमने ये था कि इनकम तो ट्रांसफ़र कर ही दे, इनकम तो इसमें भी ट्रांसफ़र हो रही है, बट हम वहाँ पे ऐसे ट्रांसफ़र नहीं करते थे। इस केस में वो कहता है कि हम जो है इनकम भी ट्रांसफ़र हो रही है, हमारे पास इनकम भी ट्रांसफ़र हो रही है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि मिस्टर ए जो है उसने क्या किया, उसके नाम पे जो है डिबेंचर्स थे, ठीक है, डिबेंचर्स थे 2 लाख रुपए के। उसने क्या किया, ये डिबेंचर्स जो है अपनी पत्नी मिसिस ए के नाम पे ट्रांसफ़र कर दिए, इसको ट्रांसफ़र कर दी। अब यहाँ पे पहले वाले केस के अंदर ट्रांसफ़र नहीं किए थे हमने, अब यहाँ पे ट्रांसफ़र भी कर दी उसने 2 लाख रुपए के डिबेंचर्स। बट एक चीज़ याद रखो, उसे ट्रांसफ़र किए हैं बट यहाँ पे क्या है कि उसने विदाउट एक भी पैसा नहीं दिया, उसे एक भी पैसा नहीं दिया। अब जब ड्यू डेट आएगी इंटरेस्ट की, ड्यू डेट आएगी किसकी, इंटरेस्ट की, तो किसके बैंक अकाउंट में जाएंगे, इसके बैंक अकाउंट में जाएंगे, बिकॉज शी इज़ अ ऑनर ऑफ द डिबेंचर्स, ठीक है, वो डिबेंचर्स इसके नाम पे हैं, तो इसको क्या होगा कि इसके नाम पे जो है वो इंटरेस्ट जो है वो अकाउंट में आ जाएंगे। बट जो इंटरेस्ट मिलेगा, जैसे इंटरेस्ट मान लेते 50,000 रुपये का इंटरेस्ट मिल गया उसको, वो इंटरेस्ट जो उसको टैक्सेबल नहीं होगा, बिकॉज अल्टीमेटली जो एसेट है वो ट्रांसफ़र की गई है विदाउट कंसिडरेशन। अगर वो कंसिडरेशन पे कर देती है फिर तो वो डिबेंचर्स इसके हो जाते हैं, बट इस केस के अंदर उसने विदाउट कंसिडरेशन जो है वो ट्रांसफ़र की हैं, तो इस केस के अंदर भी हम क्या करेंगे, मिस्टर ए के नाम पे ही जो है उसके अंदर ही ऐड बैक कर देंगे। नेक्स्ट केस सिमिलर है गाइस। नेक्स्ट केस के अंदर बस आपका ये डिफरेंस आएगा कि इनकम फ्रॉम एसेट ट्रांसफ़र टू स्पाउस, इसमें हमने स्पाउस को ट्रांसफ़र की थी, यहाँ पे क्या होगा, सन्स वाइफ। फिफ्थ पॉइंट के अंदर क्या आएगा, सन्स वाइफ। हम क्या करेंगे, अपने बेटे की पत्नी के नाम पे हम ट्रांसफ़र करेंगे, मतलब डॉटर इन लॉ, मतलब कि डॉटर इन लॉ के नाम पे हम क्या करेंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे। मान लेते हैं यहाँ पे मिसिस एक्स, ठीक है, इसका बेटे का नाम मिस्टर एक्स है, उसने मिसिस एक्स के नाम पे ट्रांसफ़र कर दी। जो मर्जी कर दो आप, ट्रांसफ़र तो विदाउट कंसिडरेशन हुई है, तो इस केस के अंदर भी क्या होगा, ये जो है केस अपने पास सेम रहेगा, बस जो यहाँ पे स्पाउस को ट्रांसफ़र नहीं की, यहाँ पे सन की वाइफ को ट्रांसफ़र कर दी है। इस केस के अंदर भी वो टैक्सेबल किसको होगा, मिस्टर ए को ही टैक्सेबल होगा। नेक्स्ट केस हम करते हैं गाइज, एसेट ट्रांसफ़र फॉर बेनिफिट ऑफ स्पाउस। कहता है कि फिफ्थ अपने पास अब पॉइंट कौन सा आएगा, सिक्स्थ आएगा कि एसेट ट्रांसफ़र, ठीक है, फॉर बेनिफिट ऑफ स्पाउस। अब हमने क्या किया कि एसेट ट्रांसफ़र इस तरीके से किया हमने कि उसका अल्टीमेटली बेनिफिट किसको मिल रहा है, उसकी पत्नी को मिल रहा है, ठीक है गाइस। अब वही सेम केस कि जैसे वही पुराना वाला केस ले लो आप, जैसे मिस्टर एक्स जो था, मिस्टर एक्स जो है, ठीक है, उसके पास डिबेंचर्स हैं, उस डिबेंचर्स को क्या किया उसने, अपने फ्रेंड के नाम पे ट्रांसफ़र कर दिए। उसने क्या किया कि अपने फ्रेंड को ट्रांसफ़र कर दिए, मान लेते हैं मिस्टर एल है, उसको ट्रांसफ़र कर दिए, बट उसने एक कंडीशन रख दी। क्या कंडीशन रख दी कि इससे मिलने वाला इंटरेस्ट वो उसकी पत्नी को दे दे, उसकी पत्नी मतलब मिसिस एक्स को दे दे, ठीक है। इसने क्या किया, अपने नाम के डिबेंचर्स जो हैं वो मिस्टर एल के नाम पे ट्रांसफ़र कर दिए, ठीक है, बट उसने एक कंडीशन रख दी कि ये जो मिलने वाला पैसा है, जो तुझे डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट मिलेगा, वो इंटरेस्ट मेरी पत्नी के नाम पे कर देना, ठीक है। पत्नी को मान लेते 50,000 रुपये मिल गए साल के, बट
इनकम क्या है उसकी खुद की नहीं है, वो 50,000 रुपये अल्टीमेटली उसको खुद को ही टैक्स देने पड़ेंगे, उसकी इनकम में क्लब कर दिए जाएंगे। ठीक है गाइज। अब जो 7th पॉइंट है वो भी सेम ही है, उसके अंदर कुछ डिफरेंस नहीं आने वाला। उसमें डिफरेंस बस ये आएगा कि उसने एसेट ट्रांसफ़र की थी, किसको की थी, अपने स्पाउस के बेनिफिट के लिए। अब यहाँ पे स्पाउस की जगह क्या आ जाएगा, डॉटर इन लॉ, मतलब सन्स वाइफ। सेम पॉइंट, आपके 7 पॉइंट यहाँ पे ख़त्म होते हैं। ठीक है, 7th पॉइंट के अंदर क्या आएगा, सन्स वाइफ आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब हम 8th पॉइंट करते हैं। यहाँ पे हमने थोड़ी देर पहले एक पॉइंट किया था, उसके अंदर क्या था कि जो एसेट थी वो ट्रांसफ़र कर देते थे हम अपनी सन की वाइफ को या अपनी स्पाउस को ट्रांसफ़र कर देते थे, बट विदाउट कंसिडरेशन। अब मान लेते हैं कि 8th पॉइंट ये कहता है कि इन्वेस्टमेंट ऑफ एसेट ट्रांसफर्ड विदाउट कंसिडरेशन। ठीक है, विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन इन बिजनेस। ठीक है, अब इसी केस को हम थोड़ा सा समझते हैं क्या कहता है। हमने पहले पढ़ा था एक केस के अंदर, उसमें क्या था कि मिस्टर ए क्या करता था कि ट्रांसफ़र कर देता था मिसिस ए के नाम पे ट्रांसफ़र कर देता था। ठीक है गाइस, अब थोड़ा सा इजी तरीके से समझते हैं कि ट्रांसफ़र तो कर दिया, अब उसने आगे उसका क्या किया, अपने बिजनेस में अगर उसने इन्वेस्ट कर दिए वो पैसे। मान लेते हैं कि मिस्टर ए ने जो है उसको 2 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर दिए, 2 लाख रुपए उसको ट्रांसफ़र कर दिए। अब इन्वेस्टमेंट ऑफ एसेट ट्रांसफ़र विदाउट कंसिडरेशन, 2 लाख रुपए उसको दे दिए उसने। ठीक है, अब उसने 2 लाख रुपए क्या किया, अपने खुद के पैसे जो थे, बचे हुए कुछ पैसे थे, 1 लाख रुपए उससे खुद के पैसे थे। ठीक है, कुल मिला के 3 लाख पैसे हो गए। 3 लाख अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, अब 3 लाख से उसको प्रॉफिट हो गया 1 लाख रुपए का। अब क्या करेंगे, उसको प्रॉफिट हो गया 1 लाख रुपए का। उसने क्या किया कि जो एसेट ट्रांसफ़र की थी, एसेट मतलब कैश ट्रांसफ़र किया था उसका क्या किया, उसने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया। बिजनेस से उसने को क्या हुआ कि 1 लाख रुपए का प्रॉफिट आएगा। अब क्या करें, अब 1 लाख रुपए का जो प्रॉफिट आया उसका क्या करें। देखो, प्रॉफिट इज़ 1 लाख। अब उसके हस्बैंड की कितनी इन्वेस्टमेंट है, उसके अंदर 2 लाख, टोटल कितनी इन्वेस्टमेंट है, 3 लाख। ठीक है, अब इसको निकाल लेते हैं, 1 लाख इंटू 2 लाख डिवाइड बाय 3 लाख, ये अपने पास आ गया 66,666। ये जो है वो मिस्टर ए को टैक्सेबल होगा। क्लियर है गाइस। ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट के अंदर उसका हिस्सा इतना है, वो उसको टैक्सेबल होगा। बिकॉज अब बिजनेस आ गया, बिजनेस के केस के अंदर हमें पता ही है कि प्रॉफिट वगैरह का केस आता है, तो प्रॉफिट उसको टैक्सेबल होगा, वो ना कि इसको इतना प्रॉफिट जो बचा हुआ है वो उसको खुद को टैक्सेबल होगा। बिकॉज 1 लाख रुपए तो उसने खुद ने भी तो इन्वेस्ट किए थे ना। ओके गाइस, नेक्स्ट पॉइंट करते हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट करने जाने गाइस। 9th पॉइंट अपने पास, इनकम ऑफ माइनर। अब जो माइनर है अगर उसकी इनकम हो कहीं से भी, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो किसको टैक्सेबल होगा गाइज, वो किसको टैक्सेबल होगा, उसके पेरेंट्स को टैक्सेबल होगा। 9th पॉइंट हमारा कहता है इनकम ऑफ माइनर। माइनर की कोई भी इनकम होती है तो क्या होगा कि वो इनकम जो है उसकी क्लब की जाएगी उसके पेरेंट्स की इनकम में। अगर पेरेंट्स की इनकम, जिसके पेरेंट की इनकम हायर होगी, देखो जो भी पेरेंट्स हैं, ठीक है, जिसकी इनकम हाई होगी उसके अंदर हम क्या कर देंगे, क्लब कर देंगे। बट कंडीशन इज़, एक कंडीशन यहाँ पे होती है कि मान लेते हैं कि अगर माइनर जो है वो पैसे कमा रहा है बिकॉज ऑफ कुछ उसकी कुछ क्वालिफिकेशन या कुछ उसका ऐसा टैलेंट है या उसकी नॉलेज है या एक्सपीरियंस है, अगर वो खुद अपने मेहनत से कमा रहा है पैसा, तो फिर जो है वो क्लब नहीं की जाएगी, फिर क्लब नहीं होगी गाइस। मैं कुछ नाम ले रही हूँ, जैसे कि कोई भी मैनुअल वर्क डन बाय द माइनर हो गया, कोई भी एक्टिविटी इन्वॉल्विंग स्किल टैलेंट, ठीक है, अगर ऐसा केस है, कोई स्पेशलाइज्ड वो है, जैसे मान लेते हैं उसको ड्राइंग बहुत अच्छी आती है या सिंगिंग बहुत अच्छी आती है, उसकी पर्सनल क्वालिफिकेशन के लिए उसकी इनकम जो है वो क्लब नहीं की जाएगी। ठीक है, उसके लिए वो फिर खुद ही टैक्स देगा। एक चीज़ और गाइज कि अगर उस पर क्लब की जाती है तो 1500 की उसको क्या मिलती है, डिडक्शन मिलती है। ठीक है गाइज, लास्ट पॉइंट इज ट्रांसफर ऑफ इंडिविजुअल अकेला पर्सन
कौन सी प्रॉपर्टी? सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी टू HUF, टू HUF in which he was a member, in which he is a member. अब क्या है गाइस, इसको समझो, कुछ नहीं है, ये खास पॉइंट नहीं इतना। मान लेते मिस्टर एक्स है, उसकी कोई भी प्रॉपर्टी है, जैसे हाउस प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसका HUF है, ठीक है, उसने वो प्रॉपर्टी जो है HUF को दे दी है, ट्रांसफ़र कर दी है, बट उसका ऑनर कौन है? ये खुद ही ऑनर है अभी भी, ठीक है। इस केस के अंदर HUF को अगर उससे कोई भी इनकम आती है, जैसे हाउस प्रॉपर्टी उसको आगे रेंट पे दे दिया उसने, रेंट से उसको 1 लाख रुपए आता है, तो 1 लाख रुपए कौन टैक्सेबल होगा? कौन होगा टैक्सेबल? एक्स होगा, बिकॉज ही इज़ अ रियल ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी, ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी, उसको ही ट्रांसफ़र होगा, उसको ही टैक्सेबल होगा वो 1 लाख रुपए, ठीक है, वो HUF को टैक्सेबल नहीं होगा। ये आपके पास 10 पॉइंट्स थे गाइज, मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें किसी में भी प्रॉब्लम होगी। नाउ ओके, थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू।